हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और हमारा ये चैप्टर है द मुगल्स 16th टू 17th सेंचुरी। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप अपने फिंगर को टेस्ट करें, क्या ये नीचे दिए गए थंब के सिंबल पे पहुंच रहा है, तो उसको पहुंचाने का कोशिश करें। शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है मैच द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है मनसब, यह किससे रिलेटेड है, तो रैंक से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है मंगोल, यह किससे रिलेटेड है, उज्बेक से। सिसोदिया किससे रिलेटेड है, मेवाड़ से। फोर्थ है राठौर, यह किससे रिलेटेड है, मारवाड़ से। वहीं नूरजहाँ किससे रिलेटेड है, तो जहांगीर से। जहांगीर की वाइफ थी नूरजहाँ। तो ये था मैच द कॉलम। आगे हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। मीन्स मिर्ज़ा हाकिम का राजधानी कहाँ था। मिर्ज़ा हाकिम को अकबर का हाफ ब्रदर भी कहा जाता था, तो उसका राजधानी था काबुल में। दूसरा, द 5 डेक्कन सल्तनत्स वेयर। 5 जो दक्कन सल्तनत थे वो कौन था, तो पहला था बेरार, दूसरा था खानदेश, तीसरा था अहमदनगर। 2 आपसे पूछ रहा है, तो पहला आप डालेंगे बीजापुर और उसके बाद गोलकोंडा। नाउ सी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सी में कह रहा है इफ़ जत डिटरमाइंड ए मनसबदार्स रैंक। अगर जत जो है मनसबदार के रैंक को डिटरमाइन करता है, तो सवर क्या चीज़ को रिलेट करता है, इंडिकेट करता है, तो नंबर ऑफ हॉर्सेस को रिलेट करता है। यह मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आंसर में आप नंबर ऑफ हॉर्सेस डालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, अबुल फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ। मीन्स अबुल फजल तो अकबर का दोस्त था, ये तो हम लोग जानते हैं। वह अकबर को हेल्प किया क्या चीज़ को फ्रेम करने में, एक आइडिया को फ्रेम करने में। उस आइडिया का नाम क्या था, सुले कुल, जो कि उसको मदद करता था क्या चीज़ करने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री था, रिलीजन के आधार पर, कल्चर के आधार पर, कास्ट के आधार पर। तो सूले कुल एक ऐसा पॉलिसी था जो इसको इस डाइवर्स कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाने में मदद करता था। नाउ वी विल डिस्कस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। मीन्स व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। मुगल्स के अंदर में आने वाले सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम बताइए। तो हम क्वेश्चन का ही पहला लाइन लिख देंगे ताकि आंसर डेकोरेटेड हो कि दी सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स वेयर। पहला क्या था, दिल्ली, काबुल, मेवाड़, सिंध, मारवाड़, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चित्तौड़, डेक्कन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर। मनसबदार और जागीर के बीच में क्या संबंध है, तो मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए पोजीशन और रैंक। मनसबदार का मतलब क्या है, वैसा व्यक्ति जो कोई पोजीशन या रैंक होल्ड करता है मुगल एम्पायर के समय में। वहीं मनसबदार रेवेन्यू रिसीव्ड देयर सैलरीज। मनसबदार अपने सैलरी रिसीव करते थे एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स। रेवेन्यू असाइनमेंट को क्या कहा जाता था, जागीर। मीन्स रेवेन्यू असाइनमेंट के फॉर्म में वो अपना सैलरी उनको मिलता था। द मनसबदार्स हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ए जागीर बट दे कुड नॉट रिसाइड इन और एडमिनिस्टर द जागीर। मनसबदार जो था उनके पास अधिकार था कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते थे जागीर से, लेकिन वो वहाँ रह नहीं सकते थे, उस पर शासन नहीं कर सकते थे। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय देयर सर्वेंट्स। रेवेन्यू किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, उनके सर्वेंट्स के द्वारा, नौकरों के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जमींदार का क्या भूमिका था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसको हम पॉइंट वाइज लिख दिए हैं। पहला लाइन क्या होगा कि जमींदार वेयर द लोकल हेडमैन। जमींदार जो थे लोकल हेडमैन होते थे गांव के, या पावरफुल चिफ्टेन होते थे, या तो पावरफुल सरदार थे या गांव के वरिष्ठ लोग थे। अब रोल क्या था इनका, भूमिका क्या था, तो पहला भूमिका बता रहा है कि दे यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। वो पीजेंट्स से रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे और अल्टीमेटली यह रेवेन्यू कहाँ जाता था, मुगल्स के पास। दूसरा क्या था, दे एक्टेड एज इंटरमीडिएरीज बिटवीन द रूलर्स एंड द पीजेंट्स। वो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे किनके किनके बीच, तो राजा के बीच में, शासक के बीच में, और पीजेंट्स माने किसानों के बीच में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वेयर द डिबेट्स विथ रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नेंस। मीन्स अकबर का जो शासन पद्धति था या नीति था, उसको किस प्रकार से रिलीजियस स्कॉलर के साथ जो डिबेट हुआ वो प्रभावित किया। रिलीजियस जो स्कॉलर्स थे, रिलीजियस स्कॉलर्स मतलब धर्म गुरु जो हुआ करते थे, अलग अलग धर्मों के जो गुरु थे, उनसे जो डिस्कशन करता था अकबर, वह अकबर के शासन नीति को किस प्रकार से प्रभावित करता था। तो इसका आंसर क्या होगा, इन 5070s at फतेहपुर सिकरी अकबर हैड डिस्कशन विथ डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स। 1570 के करीब फतेहपुर सिकरी में अकबर का बहुत सारे धर्म गुरुओं के साथ डिस्कशन होता है। दिस मेड हिम रियलाइज दैट ऑल
द सोसाइटी। अब इससे अकबर को यह पता चलता है यह लाइन में कि समाज में बहुत सारी भिन्नताएं हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कल्चर के आधार पर। सो ही केम अप विथ द आइडिया ऑफ सूले कुल, इसलिए वह एक आइडिया के साथ आता है जिसका नाम था सूले कुल। बाई सच अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, इस टॉलरेंस की नीति के तहत अकबर वाज एबल टू फॉर्मुलेट गवर्नेंस पॉलिसी। अब टॉलरेंस की नीति क्या होती है कि किसी एक को आप पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी एक को आप दबा नहीं रहे हैं, टॉलरेंस है ना की नीति के तहत अकबर एक ऐसा पॉलिसी लेकर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जिसमें जो क्या चीज़ के आधारित था, बेस्ड ऑन इथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, जो इथिक्स, मोरालिटी वगैरह, ईमानदारी, न्याय, शांति पर आधारित एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लेकर के आया अकबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वाई डिड द मुगल्स एम्फेसाइज देयर तिमुरिड एंड नॉट द मंगोल डिसेंट, मतलब मंगोल अपने आप को तिमूर से जोड़कर क्यों देखना चाहते थे, तिमूर का वंशज क्यों बताना चाहते थे, मंगोल का क्यों नहीं बताना चाहते थे? कौन? मुगल अपने आप को तिमूर का वंशज क्यों बताना चाहते थे, मंगोल का वंशज क्यों नहीं बताना चाहते थे? तो इसका जवाब क्या होगा, मुगल्स एम्फेसाइज देयर तिमुरिद डिसेंट बिकॉज जंगेज खान memory was associated with the massacre of innumerable people and also linked with Uzbeks। अब कह रहा है कि जो चंगेज खान था या जंगेज खान, उसका जो मेमोरी है, उसका जो इतिहास है, वो बहुत सारे नृशंस हत्याओं से जुड़ा हुआ है। तो मंगोल नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी वंशज हत्यारा के नाम से जाना जाए और उनको भी लोग हत्यारा कहे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जंगेज खान से उनका नाम जोड़ करके देखा जाए। वहीं ये उज्बेक जो था वो भी मंगोल, जो उनका कंपटीटर था वो भी मंगोल से जुड़ा हुआ था। While they pride themselves on the fact that तिमूर had captured दिल्ली in 1398, लेकिन वो तिमूर से अपने आप को जोड़कर देखना चाहते थे, इसलिए भी जोड़कर देखना चाहते थे कि तिमूरों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, भले ही छोटे समय के लिए, लेकिन किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इंपॉर्टेंट वाज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। लैंड रेवेन्यू का क्या महत्व है एज ए इनकम सोर्स के रूप में मुगल एम्पायर के शासन में? कह रहा है इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग वेज। जो इनकम होता था लैंड रेवेन्यू से, वह इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब किस प्रकार से, तो पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखा गया है। पहला है, इट स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द एम्पायर। यह जो एम्पायर, मुगल एम्पायर था, उसको मजबूती प्रदान करता था, आर्थिक मजबूती। दूसरा, मनी कलेक्टेड वाज इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग फोर्ट्स एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स। जो भी मनी कलेक्ट होता था वह इन्वेस्ट किया जाता था किलों को बनाने में या लोगों के भलाई के चीज़ों को करने में, जैसे नहर हो गया, सड़क हो गया, इन सब चीज़ों पे। तीसरा था, इट वाज सो इम्पोर्टेंट दैट फॉर एक्यूरेसी तोदरमल टुक 10 ईयर पीरियड टू कैरी आउट द प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब कह रहा है ये लैंड रेवेन्यू इतना इंपॉर्टेंट था, इसके इंपॉर्टेंस को आप इसी से समझ सकते हैं कि तोदरमल जो फिनांस मिनिस्टर था अकबर का, वो 10 साल के पीरियड को लेता था ताकि एक्यूरेसी के साथ इसका कैलकुलेशन हो सके। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू कितना इंपॉर्टेंट था मुगल एम्पायर में एज ए सोर्स ऑफ इनकम। तो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानियंस। कह रहा है कि यह मुगल के लिए कोई इंपॉर्टेंट था कि वो मनसबदारों की जो बहाली कर रहे थे वो अलग अलग समुदायों से करे या अलग अलग लोगों से को बहाल करे, उसमें केवल तुरानी और ईरानी को ना करें। तो इसके पीछे उनका अपना निजी स्वार्थ था। कह रहा है इट वाज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन का ही लाइन है इसलिए ये बड़ा नहीं है, ये आपको याद नहीं करना होगा, क्वेश्चन से ही लिखना होगा कि इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज बिकॉज। अब क्या कारण थे भाई? तो पहला कारण है कि द एम्पायर हैड एक्सपेंडेड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन्स एंड प्रोविंसेस दैट इट वाज नीडेड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एम्पायर। अब कह रहा है एम्पायर, मुगल एम्पायर बहुत काफ़ी फैल चुका था और जब फैल गया, बहुत बड़ा क्षेत्र में फैल गया, तो डाइवर्सिटी बढ़ गया होगा, इसलिए सबको जगह देना जरूरी था ताकि स्टेबिलिटी मिल सके। दूसरा पॉइंट क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन फॉक वुड बी अंडरस्टैंड बेटर बाय द पीपल लिविंग विद देम ओनली। अब कह स्थानीय जो समस्या है, स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं या चीज़ें हैं, उसको स्थानीय लोग ही बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए भी और लोगों को तुरानी ईरानी के अलावा जगह देना चाहिए ताकि अच्छा से शासन व्यवस्था चल सके। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, मुगल्स डिड नॉट वांटेड पीपल टू रिबेल अगेंस्ट देम ऑन द इशू ऑफ प्रिविलेजेस टू तुरानीज एंड ईरानीज। कह रहा है कि मुगल नहीं चाहता था कि लोगों के दिमाग में ये बात आए कि तुरानी और ईरानी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों को नहीं दिया जा रहा है, इसलिए भी वह चाहता था कि सभी को जगह मिले। लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि टू रूल दे नीडेड टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज रिस्पेक्ट इट। कह रहा है कि शासन करने के लिए यह जरूरी था उनके लिए, मुगल्स के लिए, कि वो डाइवर्सिटी को सम्मान दे, डाइवर्सिटी को समझे और ताकि बैलेंस बन सके शासन में और शासक के बीच में और लोगों के बीच में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। 4 पॉइंट है, आपको 3 लिखना है 3 लिखिए, 4 लिखना है 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, लाइक मुगल एम्पायर, यहाँ मुगल का स्पेलिंग में मिस्टेक है, लाइक मुगल एम्पायर इंडिया टुडे इज ऑल्सो मेड ऑफ मेनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स। कह रहा है मुगल साम्राज्य के समय के जैसे ही आज भी
भारत में बहुत सारी सामाजिक और सांस्कृतिक यूनिट्स हैं, अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन ये सब मानने वाले लोग हैं। डज दिस पोज ए चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन, क्या यह भारतीय अखंडता को, भारतीय एकता को चैलेंज करता है? तो इसका जवाब क्या होगा? ये सोचने वाला क्वेश्चन है। नो, नहीं करता है। नो, दिस डज नॉट पोज एनी चैलेंज टू द नेशनल इंटीग्रेशन, यह भारतीय अखंडता पर कोई चैलेंज नहीं स्थापित करता है। क्यों? एज आवर कंट्री रन्स अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आज के डेट में हमारा देश जो है संविधान के आधार पर चलता है। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कल्चर, एनीथिंग, है ना। क्योंकि आज हमारा देश संविधान के आधार पर चलता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी लीडर के द्वारा नहीं, संविधान में जो लिखा है उसी के अनुसार चलता है। और संविधान कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, किसी भी रिलीजन का मानने वाला हो, किसी भी कास्ट का हो। आगे इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल्सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया, और भारत में के कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी वर्णित है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा एक स्पेशल फीचर है। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ एवरी सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो प्रोटेक्ट करता है, संरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है क्या चीज़ को? सभी सोशल और कल्चरल यूनिट के अधिकारों को। तो ये था इसका आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो। पीजेंट्स वेयर वाइटल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर, पीजेंट जो थे काफ़ी वाइटल थे इकोनॉमी ऑफ एम्पायर के लिए, मुगल एम्पायर के लिए। डू यू थिंक दैट दे आर एज इंपॉर्टेंट टुडे हैज़ द गैप, जिसमें लंबा क्वेश्चन है तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। कह रहा है कि पीजेंट वेयर वाइटल फॉर द इकोनॉमी ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के समय पीजेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आज भी क्या उतने इंपॉर्टेंट हैं? तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? यस, पीजेंट्स आर इंपॉर्टेंट टुडे एज दे वेयर ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, पीजेंट्स आज भी उतने ही रिलेवेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पहले थे। पहला चीज़ है कि क्रॉप्स देता है भाई, ग्रेन नहीं देगा खाओगे कहाँ से? तो पहला पॉइंट क्या होगा? दे पे लैंड रेवेन्यू एज ड्यूरिंग मुगल विच इज़ यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन, वे आज भी लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लैंड टैक्स दे रहे हैं, जैसा कि मुगल के समय में देते थे। और वो जो लैंड टैक्स दे रहे हैं उसका इस्तेमाल डेवलपमेंट ऑफ नेशन में होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, रोड बनाने के लिए हो सकता है, हॉस्पिटल के लिए हो सकता है, सैलरी देने के लिए हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, आज 60% के करीब आबादी जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है अपने जीविकोपार्जन के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स कंट्रीब्यूट 13.7% ऑफ द जीडीपी, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं जैसे मछली पालन, मत्स्य पालन जो है, मुर्गी पालन है, ये सब मिल करके 13.7% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हैज़ द गैप इन द इनकम बिटवीन द रिच एंड पुअर इन इंडिया चेंज अ ग्रेट डील फ्रॉम द पीरियड ऑफ मुगल, क्या अमीर और गरीब के बीच में जो आमदनी का खाई है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी के समय में मुगल के कंपेरिजन में? तो ऑफ कोर्स हाँ, ये तो दिख रहा है। तो इसके जवाब में हम क्या बोल सकते हैं? इसके जवाब में हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग मुगल नो अदर सोर्स ऑफ इनकम वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब मुगल के टाइम में क्या हो रहा था कि जो भी लोग उस समय रहे होंगे वो सब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, या अदर जो प्रोफेशन था वो बहुत ही सीमित था, इसलिए ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहे होंगे। आज के डेट में देखिए 60% के करीब आबादी लगभग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, तो उस समय तो डेवलपमेंट और भी नहीं था इंडस्ट्रियल वगैरह, तो ज़्यादातर लोग उसी पे डिपेंडेंट थे, इसलिए इनकम में वेरिएशन कम था, यूनिफॉर्म था लगभग। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है? मोर इनकम बेस्ड जॉब्स अदर देन एग्रीकल्चर, है ना। आज के डेट में क्या है, लोगों के पास अदर प्रोफेशन काफ़ी है, कोई आईटी सेक्टर में जा सकता है, कोई पुलिस में जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है। तो क्या हो रहा है? हर सेक्टर का इनकम अलग अलग है। सो गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज़ इंक्रीज टुडे, इसलिए जो रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है वो आज के डेट में काफ़ी बढ़ गया है। तो ये था क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 का। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।